हेलो एवरीवन, रघुवर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए इंग्लिश स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में 20 इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि एक अच्छा वेटेज रखता है। तो आज से आप लोग इंग्लिश के डर को मन से निकाल दें। तो आज की पहली क्लास में हम लोग 2022 में पूछे गए इंग्लिश के क्वेश्चंस को कवर करेंगे और नेक्स्ट क्लास से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ टॉपिक वाइज चैप्टर्स को भी कवर करेंगे। तो आज क्लास में लास्ट तक बने रहें और क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द डैश इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में डैश का क्या उद्देश्य होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है टू एंड अ सेंटेंस। हम लोग सेंटेंस का अंत करने के लिए करते हैं, तो बिल्कुल नहीं। सेंटेंस का अंत करने के लिए हम लोग फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं, एक डॉट का। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। टू एम्फेसाइज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, क्या हम लोग किसी फीलिंग पे जोर देने के लिए करते हैं, बिल्कुल नहीं। तो ये भी नहीं होगा। टू सम अप सेवरल थिंग्स और फैक्ट्स, क्या हम लोग कई बातों या तथ्यों को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए डैश का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बिल्कुल हो जाएगा। डैश का इस्तेमाल जो होता है वो संक्षेप में इस दिखाने के लिए किसी भी चीज़ को प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो 40 to 50 अगर लिखना है तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं ना, 40-50, यानी कि 40 to 50 हो गया। या और एग्जाम्पल अगर सेंटेंस में देखें तो जैसे एक सेंटेंस है कि माई मदर या माई मॉम लव्स फिश, माई मॉम लव्स फिश, और डैश माई डैड लव्स बीफ। तो यहाँ पे माई मॉम लव्स फिश बट माई डैड लव्स बीफ, तो यहाँ बट के जगह पे शॉर्ट में क्या आया है, डैश आया है। तो इसीलिए हम लोग डैश का यूज जो होता है वो संक्षेप में किसी भी जगह किसी कहीं भी संक्षेप में यूज करने के लिए करते हैं। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट, क्या हम लोग आइटम्स को अलग करने के लिए यूज करते हैं, तो बिल्कुल नहीं, ये फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सेंटेंस को कंप्लीट करना है ऑप्शन को देखते हुए। तो है पेंटागन डैश 5 साइड्स। पेंटागन क्या है, तो एक सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी आता है। तो ये क्या होगा, हैव नहीं होगा, हैव वाला नहीं होगा, इसको हटा दिए। हैड है तो बोल रहा है पेंटागन हैड 5 साइड्स, पेंटागन की 5 भुजाएं होती थी, तो ये भी पास्ट में है, तो बिल्कुल नहीं होगा। तो बच गया हैज, पेंटागन हैज 5 साइड्स, पेंटागन की 5 भुजाएं होती हैं। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन चुनना है इसमें। तो है माई फादर हैज़ बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज डैश 1980, तो मेरे पिताजी इस कॉलेज में पढ़ाते आ रहे हैं कब से, तो 1980 से। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी क्या हो पॉइंट ऑफ टाइम का बात करें तो यहाँ पे सिंस का यूज हम लोग करते हैं। टेंस आप लोग पढ़े होंगे, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आई विश आई डैश अ किंग, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। ये किस टाइप का सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस, इसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। इसका मतलब ही होता है कि एक कंडीशन से बना होता है सेंटेंस, ठीक। तो आई विश आई डैश अ किंग, काश मैं एक राजा होता। तो यहाँ पे क्या है, काश होता, पास्ट का बात कर रहा है, ठीक है। तो हमेशा याद रखें जब भी आई विश दिखे तो उसके बाद हमेशा उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वेयर ही आता है। आई विश आई वेयर अ किंग, याद रखना है हमेशा। आई विश इफ इनसे सेंटेंस शुरू हो तो हर हाल में वेयर ही आएगा आगे, ठीक है। आगे, a sentence has been given in active voice. Out of the 4 alternatives given below, select the one which best expresses the same sentence in passive voice. तो यहाँ पे एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है और इसको पैसिव वॉइस में बनाना है। तो देखिए, he was watching television in the morning, he was watching television in the morning। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है he, उसके बाद वर्ब है, ठीक, और उसके बाद क्या है V4 और फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जब ऐसा स्ट्रक्चर होता है तो इसको हम लोग बनाते हैं ऑब्जेक्ट प्लस वाज
या वेयर के साथ, वाज या वेयर के साथ बीइंग प्लस V4 सॉरी V3 और प्लस सब्जेक्ट। तो ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट से शुरू होना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? टेलीविजन, टेलीविजन ही तो ऑब्जेक्ट है ना, तो टेलीविजन से शुरू होगा, तो सब में टेलीविजन है। अब आगे आना चाहिए वाज या वेयर, तो वाज वेयर में टेलीविजन तो सिंगुलर है तो वाज आना चाहिए, तो ये वाज तीनों में है पर डी में नहीं है वाज, तो ये तो हट गया। अब बचा बीइंग, बीइंग किस में है? तो ध्यान से देखिए, बीइंग एक में ही है, सिर्फ सी में, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। स्ट्रक्चर याद करना होगा इसके लिए, आगे हम लोग टॉपिक वाइज जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से भरना है। तो बोल रहा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, इसमें किसमें शैल विल या हैव बीन है? शैल हैव बीन या विल हैव बीन दिख रहा है? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो एक ही बचा, शैल हैव बीन वेटिंग। तो वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर नाउ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम्स फ्रेज। इडियम्स और फ्रेज, तो ये इडियम्स और फ्रेज जो होता है इसको याद करना पड़ता है। इसका भी हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें डिटेल में आप लोग को इंपॉर्टेंट सारे इडियम्स फ्रेजेज या जो भी होगा वो सब बताएंगे, तो आगे क्लास देखते रहिएगा आप लोग। तो इसमें है कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब क्या होता है? कैरी आउट का मतलब होता है कार्य में लाना। ठीक है, कोई भी चीज़ को काम में लाना, यही होता है कैरी आउट। तो बताइए, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, पुट समथिंग इन एक्शन, इसका मतलब क्या हुआ? कार्य में लाना, तो ये तो बिल्कुल सही है। और बाकी ऑप्शंस को भी देख लें, तो आंसर तो हमारा यही होगा, पर बाकी को भी देखते हैं। टू कैरी समथिंग हैवी, कोई चीज़ भारी चीज़ उठाना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। टू इनकरेज समवन, किसी को उत्साहित करना या मतलब उत्साह बढ़ाना, तो ये भी नहीं होगा। और टू डिनाई, मना करना, तो ये भी नहीं होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन 1 ए जो होगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज दिस सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना है, तो इसको भी देख लेते हैं। आई विल मेक श्योर टू हेल्प यू, माई सिस्टर सेड, मतलब मेरी बहन बोली, माई सिस्टर सेड, मतलब मैं आपका जो अवश्य मदद करूँगी। ठीक है, मैं आपकी अवश्य मदद करूँगी, ये आश्वासन देते हुए बोल रही है। ठीक है, मेरी बहन मतलब बोली, तो यहाँ पे क्या होगा? माई सिस्टर। तो आप लोग को एक बात पता होगा कि एश्योर जब यहाँ पे है, आशा दिला रहे हैं किसी को, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ये टोल्ड, सेड, ये सब नहीं होगा। ठीक है, और ऐसे भी आप लोग को बता दें कि सेड टू ही टोल्ड में बदलता है, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नरेशन में। तो ये टोल्ड वाला तो ऑप्शन पहले ही चला गया। और बच्चा सी, सेड और सी मस्ट, तो मस्ट मतलब होता है क्या? एकदम करेंगे ही, एकदम निश्चित रूप से करेंगे, अवश्य। तो यहाँ पे मेक श्योर, ठीक है, आई विल मेक श्योर मतलब एक तरह से आश्वासन दे रही है, एकदम करेगी ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो मस्ट वाला भी नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा? ये वाला ऑप्शन बी, माई सिस्टर एश्योर्ड डैट सी वुड हेल्प मी। ठीक है, तो एश्योर मतलब आश्वासन दी है कि वो मदद करेगी। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम्स और फ्रेज। तो हमारा इडियम है एकिन टू। एकिन टू का मतलब क्या होता है? एकिन टू का मतलब होता है सिमिलर टू समथिंग, किसी के जैसा होना। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए है डिफरेंट फ्रॉम, मतलब विभिन्न होना, नहीं होगा। ऑप्शन सी है इनडिफरेंट टू, उदासीन होना। ठीक है, कोई उसमें दिलचस्पी ना हो, तो ये भी नहीं होगा। अटेंशन टू, ध्यान देना किसी चीज़ पे, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन होगा बी, सिमिलर टू समथिंग, किसी चीज़ के जैसा होना, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सी डैश डेली, तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास वाक, वाक्स, वाकिंग, हैव वाक्ड। तो ये बताइए, एक चीज़ आप लोग बता देते हैं कि हैबिचुअल एक्शन यानी कि रोज़मर्रा के काम को हम लोग किस टेंस में दिखाते हैं? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, तो कभी भी रोज़मर्रा का काम दिखाना हो, हैबिचुअल एक्शन, तो उसको सिंपल प्रेजेंट में दिखाते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया सी, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा V5 आता है। तो देखिए इसमें क्या आना चाहिए? वाक्स।
तो ये होगा हमारा V5, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। शी वॉक्स डेली, वह रोज टहलती है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंस। सारे सेंटेंस को मिला के एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस अलग अलग प्रकार का होता है, एक होता है सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, तो ये सब हम लोग डिटेल में आगे चैप्टर वाइज में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ इसको देख लेते हैं। तो द सर्वेंट मॉप्ड द रूम, शी फाउंड अ वैलेट लाइंग इन द कॉर्नर। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि द सर्वेंट फाउंड अ वैलेट व्हाइल मॉपिंग द कॉर्नर ऑफ द रूम। तो ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस को फॉलो कर रहा है। सिंपल सेंटेंस का मतलब ही होता है कि उसमें सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट एकदम सिंपल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहला में है बिल्कुल द सर्वेंट सब्जेक्ट, ये वर्ब और इधर ऑब्जेक्ट्स, तो ये तो है पहला में तो मुझे मिल रहा है। बाकी आगे देखते हैं, द सर्वेंट फाउंडेड अ वैलेट। देखिए फाउंडेड जो होता है, फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाइंड मतलब होता है पाना, तो उसका V2 V3 फाउंड होता है, लेकिन फाउंड मतलब होता है स्थापित करना। ठीक है, तो ये फाउंड जो होगा ये यहाँ पे गलत है, फाउंडेड, फाउंड का V2 है, तो ये नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है द सर्वेंट मॉप्ड द रूम एंड फाउंड अ वैलेट लाइंग इन द कॉर्नर। तो यहाँ पे क्या है कि एक ही सब्जेक्ट है सर्वेंट, लेकिन दो वर्ब्स इसको डिफाइन कर रहे हैं, एक तो मॉप्ड द रूम, मॉप्ड, और फाउंड अ वैलेट, दो वर्ब्स एक ही सेंटेंस को डिफाइन कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल सेंटेंस नहीं रहा, ये नहीं होगा। और ऑप्शन डी है व्हाइल मॉपिंग द रूम द सर्वेंट फाउंड अ वैलेट लाइंग इन द कॉर्नर। तो यहाँ पे क्या है कि अलग से इसको मतलब कॉम्प्लेक्स कर दिया है, ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये कंपाउंड है। ठीक है, ये कंपाउंड सेंटेंस है, आगे हम लोग देखेंगे इसको डिटेल में, अभी इसको छोड़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सिंपल है, इसलिए ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंस। बिल्कुल पिछले वाले जैसा है, तो इसमें क्या है, रॉबिन इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ अ जर्नलिस्ट। रॉबिन मेरा दोस्त है और वह एक जर्नलिस्ट भी है। ठीक है, तो रॉबिन हु इज़ ए जर्नलिस्ट एंड माई फ्रेंड, ये तो बिल्कुल सिंपल नहीं है, इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे। तो यहाँ देखो, रॉबिन माई फ्रेंड इज ए जर्नलिस्ट, रॉबिन माई फ्रेंड एक सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब और जर्नलिस्ट ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल सिंपल है, ये हो जाएगा हमारा सिंपल सेंटेंस। बाकी अदर भी देख लेते हैं, रॉबिन इज माई फ्रेंड बट जर्नलिस्ट, तो यहाँ बट आ गया, फिर ये तो हो गया गड़बड़, यहाँ नहीं होगा। अगला है रॉबिन इज माई फ्रेंड एंड जर्नलिस्ट टू, तो ये भी ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो गया, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। डिटेल में हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे, जब चैप्टर पढ़ेंगे सेंटेंस तो उसमें अच्छे से बताएंगे इस सब चीज़ों को, तब तक के लिए आप लोग सिर्फ क्वेश्चंस को देखते जाइए। अगला क्वेश्चन है, पिक आउट नॉन फाइनाइट वर्ब या वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। नॉन फाइनाइट वर्ब को चुनना है इस सेंटेंस में से। सबसे पहले बता दें कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है वो क्या होता है, वो सेंटेंस में क्या नंबर है, सब्जेक्ट है, पर्सन को, इससे कोई लेना देना नहीं होता है, वो अपना सेपरेट आता है खुद अकेले। तो जैसे वुड यू माइंड वेटिंग अ मोमेंट, तो यहाँ पे क्या है, वेटिंग, वेटिंग जो है ये नॉन फाइनाइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, एक वर्ब जो कि उससे कोई लेना देना नहीं, पर्सन, नंबर, सब्जेक्ट, इनसे कोई लेना देना नहीं होता है। अगला है पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द सेंटेंस के, सेम उसी के जैसा है, देयर वाज नथिंग फॉर हिज टू फाइट फॉर। यहाँ पर भी क्या है वर्ब हमारा, जिसका सेंटेंस से मतलब नंबर, पर्सन, इनसे कोई फर्क ना पड़ रहा हो, तो क्या है, फाइट फॉर। ठीक, देयर वाज नथिंग टू फॉर हिज टू फाइट फॉर, यहाँ पे इरर है, हिज नहीं हिम होगा, देयर वाज नथिंग फॉर हिम टू फाइट फॉर। ठीक है, तो फाइट फॉर क्या है, इसको नंबर, पर्सन, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये हो जाएगा हमारा नॉन फाइनाइट। डिटेल में हम लोग चैप्टर वाइज में पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं, विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज टू शो एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट को दिखाने के लिए हम लोग किस पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो सब कोई जानता है ना कि एक्सक्लामेशन मार्क, इसको बोलते हैं एक्सक्लामेशन मार्क, ये वाला। तो एक्सक्लामेशन मार्क जो होता है ये क्या होता है, ये दिखाता है हमें एक्साइटमेंट को। पैरेंथेसिस तो हम लोग इसको बोलते हैं, तो ये होगा नहीं, फुल स्टॉप तो जानते ही हैं, ये बस एक डॉट और क्वेश्चन मार्क, तो ये नहीं होगा। एक्साइटमेंट के लिए हम लोग ये क्या करते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो है ही आस्क्ड हैव यू गॉट अ लैपटॉप।
मतलब उसने पूछा कि क्या तुम्हें लैपटॉप मिला, ठीक है, क्या तुम्हें एक लैपटॉप मिला है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले बात बता दें कि यहाँ पास्ट में है, ही आस्क्ड, तो यहाँ आगे जो सेंटेंस होगा वो मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में भी पास्ट में ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए विल वाला नहीं होगा, विल वाला ऑप्शन तो ऐसे ही हट जाएगा। और वांटेड टू आस्क ये भी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, मतलब वो पूछना चाहता था, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वांट्स टू नो ये भी नहीं होगा, पास्ट में चाहिए मुझे, तो बचाइए वांटेड टू नो, ठीक, वांटेड टू नो, ही वांटेड टू नो, वो जानना चाहता था वेदर आई हैड अ लैपटॉप, कि मुझे एक लैपटॉप मेरे पास था कि नहीं, वो ये जानना चाहता था, तो इसलिए क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। यहाँ सही फ्रेज का इस्तेमाल करके कंडीशनल सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस है, इफ राजा गोज टू द पार्क ही डैश हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि कंडीशनल सेंटेंस में एक स्ट्रक्चर होता है कि अगर सेंटेंस में पहले सिंपल प्रेजेंट आता है, सिंपल प्रेजेंट, ठीक, यही कंडीशन होता है कि सिंपल प्रेजेंट आया पहले, तो आगे अब सिंपल फ्यूचर में होगा सेंटेंस, अगला जो होगा वो सिंपल फ्यूचर में होगा, याद कर लेना है इसको, ठीक है, कि अगर सिंपल प्रेजेंट में पहले आता है तो बाद में सिंपल फ्यूचर, और अगर पहले सिंपल फ्यूचर में आता है तो बाद में सिंपल प्रेजेंट। ये कंडीशनल सेंटेंस का एक रूल है, याद रखना इसको। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पे बोल रहा है कि इफ़ राजा गोज टू द पार्क, यहाँ पे V5 आ रहा है, तो क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, तो जब सिंपल प्रेजेंट में आ गया तो किस में आना चाहिए आगे, सिंपल फ्यूचर में। तो इफ़ राजा गोज टू द पार्क ही डैश इज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बताइए कैन क्या सिंपल प्रेजेंट में आता है, नहीं, सिंपल प्रेजेंट में क्या आता है, शैल विल। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें शैल विल है और वो है बी, बाकी ये कुड और वुड जो होगा ये क्या है, पास्ट का बात कर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकते हैं, शैल विल वाला एक ही होगा, ही विल सी हिज फ्रेंड्स, ठीक है। तो रूल याद जरूर रखना है उसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन को देखते हुए ब्लैंक को भरना है। वन ऑफ दिस मेन डैश द कल्प्रिट। तो यहाँ पर भी एक रूल आप लोग को बता दें कि वन ऑफ देम, वन ऑफ के बाद अगर प्लूरल आता है, ठीक है, तो उसके बाद वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर आएगा। और ऐसे भी अगर ध्यान से आप लोग समझे तो खुद से समझ सकते हैं कि वन ऑफ दिस मैन, इन सब में से कोई एक, इन लोगों में से कोई एक, तो कोई एक के लिए क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब ही आना चाहिए, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, वन ऑफ दिस मेन डैश द कल्प्रिट, तो आर नहीं होगा, हैव नहीं होगा, दोनों प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, इज द कल्प्रिट, वन ऑफ दिस मैन इज द कल्प्रिट, हैज नहीं होगा ना, हैज नहीं होगा, ये सेंटेंस आप लोग टेंस ध्यान से पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। अगला है, आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसको एक्टिव को पैसिव में बनाना है, तो चलिए देखते हैं, ही प्लीज्ड मी, ठीक है, तो इसका भी स्ट्रक्चर आप लोग को याद होगा, नहीं होगा तो बता देते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है कि अगर सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट यानी कि सिंपल पास्ट में हो, तो उसको हम लोग एक्टिव से पैसिव में, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है, तो पैसिव में बनाने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं, ऑब्जेक्ट, उसके बाद वाज वेयर, ठीक, वाज वेयर, उसके बाद V3 और उसके बाद सब्जेक्ट। तो ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ही प्लीज्ड मी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये से अब क्या बन जाएगा, अब सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट ही हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, तो मी का सब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा, आई, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी आई का, तो सब्जेक्टिव फॉर्म में आई हो जाएगा। उसके बाद क्या आना चाहिए, वाज ए वर, तो वाज वेयर है, बिल्कुल है, जिसमें नहीं होगा उसको हटा देते हैं, इसमें नहीं है हटा देंगे। उसके बाद क्या आना चाहिए, V3, तो देखिए इसमें वाज वेयर के बाद बीइंग आ गया, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ए भी गया। अब बचा V3, तो ध्यान से देखिए इस दोनों में V3 है, लेकिन उसके बाद क्या चाहिए मुझे, सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या था मेरा, ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है, हिम, विथ हिम, और ये हिम। तो एक चीज़ याद रखना है, बाई प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं ना हम लोग यहाँ पे, तो बाई, लेकिन प्लीज्ड के साथ हमेशा विथ आता है, याद रखना है, ठीक है, आई वॉज प्लीज्ड विथ हिम नॉट बाई हिम, ठीक, प्लीज्ड के साथ विथ आता है, ठीक, प्रीपोजिशन में ये सब डिटेल में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20,
फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। ब्लैंक को भरना है। द ओल्ड मैन फेल डैश द लैडर। तो यहाँ पे है कि द ओल्ड मैन फेल डैश द लैडर इन द लैडर। क्या आदमी, जो बूढ़ा आदमी था, वो सीढ़ी से गिर गया, सीढ़ी में गिर गया। इन मतलब तो होता है में, सीढ़ी में गिर गया, ये तो गलत है सेंटेंस। ऑफ द लैडर, सीढ़ी का गिर गया, ये भी सूट नहीं कर रहा। फॉर द लैडर, सीढ़ी के लिए गिर गया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें एक है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है सेपरेट, अलगाव। ठीक है, जब किसी चीज़ से दूर जाते हैं, अलगाव होता है, तो उसके लिए ऑफ आता है। तो द ओल्ड मैन फेल ऑफ द लैडर, जो बूढ़ा आदमी था वो सीढ़ी से गिर गया, सीढ़ी से दूरी बना गिर गया। ठीक है, तो ये होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक कंडीशनल सेंटेंस। इसमें भी कंडीशनल सेंटेंस आप लोग अभी अभी रूल बताए हैं कि अगर शुरू में क्या है, सिंपल प्रेजेंट, अगर शुरू में सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में हो, सिंपल प्रेजेंट में, तो अगला आगे जो होगा वो सिंपल फ्यूचर में होगा। आगे सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे है इफ द सन डैश आई विल गो स्विमिंग। तो इसमें बाद में क्या है, सिंपल फ्यूचर में है, बाद में सिंपल फ्यूचर में है, तो पहले सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। और सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, V1 या V5 का मतलब क्या हुआ, इफ द सन, सन सिंगुलर है, तो क्या होगा इसके साथ V5 आएगा ना। तो V5 कौन सा है, साइंस, ACS वाला, बाकी कोई तो है नहीं, तीन ऑप्शन गया। ये होगा इफ द सन साइंस आई विल गो स्विमिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डैश सिंबल इज, सॉरी, द सिंबल इज कॉल्ड। इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले सिंबल को। तो सब कोई जानता है कि ये जो है कौन सा सिंबल है, एक्सक्लामेशन मार्क। अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए, ये जो होता है एक्सक्लामेशन मार्क होता है। क्वेश्चन मार्क इसको बोलते हैं, सेमीकलन इसको बोलते हैं, एक डॉट के बाद नीचे कॉमा ऐसे, और फुल स्टॉप तो सबको पता है, एक डॉट। ठीक है, बस एक डॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ऑप्शन को देखते हुए इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। द टेक्निक ऑफ पैराफ्रेजिंग। द टेक्निक ऑफ पैराफ्रेजिंग मतलब व्याख्या की तकनीक। तो द टेक्निक ऑफ पैराफ्रेजिंग आर प्रैक्टिस्ड। ऐसा हो सकता है क्या कि मतलब इनका प्रैक्टिस किया जाता है, बिल्कुल नहीं। हैज़ टू बी प्रैक्टिस्ड मतलब करना होगा, हाँ ये तो सूट कर रहा है, लेकिन पहले आगे भी देख लेते हैं। हैव टू बी प्रैक्टिस द टेक्निक ऑफ, पहले तो बात बता दें कि द टेक्निक जो है ये सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब भी हमेशा आगे क्या आएगा, सिंगुलर। तो हैव वाला तो पहले हटा दीजिए। अब बच गया 3। इसमें आर वाला भी तो प्लूरल नहीं, इसको भी हटा दीजिए। हैज और इज बचा, तो क्या होगा इसमें, द टेक्निक ऑफ पैराफ्रेजिंग इज प्रैक्टिसिंग मतलब व्याख्या की तकनीक अभ्यास हो रही है, व्याख्या की तकनीक का अभ्यास हो रही है। तो ये सही नहीं है, सूट नहीं कर रहा है इस पर। ठीक है, इसमें क्या होगा कि द टेक्निक ऑफ पैराफ्रेजिंग हैज़ टू बी प्रैक्टिस्ड मतलब व्याख्या की तकनीक का अभ्यास करना होगा। ठीक है, तो व्याख्या की जो तकनीक होता है इसका अभ्यास करना होगा। ठीक है, तो ये इस पर सुटेबल है। आगे टेंस में इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए चिंता मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। यहाँ पे है कंडीशनल सेंटेंस, फिर से आ गया। वी वॉन्ट बी एबल टू यूज ग्रामर करेक्टली अनलेस यू डैश इट। तो सबसे पहला रूल कि अनलेस के साथ, अनलेस जहाँ भी दिख जाए, अनलेस के बाद नॉट कभी भी नहीं आता है। अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इससे तो 2 ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं, डोंट और डिड नॉट, कट गया, खत्म। अब है कि वॉन्ट बी एबल टू यूज ग्रामर करेक्टली अनलेस यू डैश इट। हम लोग ग्रामर को सही से तब तक मतलब इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जब तक कि इसे अच्छे से नहीं समझते हैं। तो नहीं समझते हैं, सिंपल प्रेजेंट में आ रहा है। ठीक है, तो यू के साथ क्या होगा, हमेशा V1 आएगा ना, तो अंडरस्टैंड ये वाला होगा, हैव अंडरस्टैंड नहीं होगा, यहाँ हमको सिंपल प्रेजेंट चाहिए। ठीक है, तो वी वॉन्ट बी एबल टू यूज ग्रामर करेक्टली अनलेस यू अंडरस्टैंड इट मतलब हम लोग तब तक ग्रामर को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं या अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जब तक इसे नहीं समझते हैं। तो समझने के बाद ही अच्छे से नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, इसीलिए। और नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये,
सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम्स और फ्रेज। तो यहाँ पे इडियम फ्रेज दिया हुआ है, इसका मीनिंग बताना है। अ क्लोज सेफ, अ क्लोज सेफ, इसके वर्ड में ही मतलब इसमें छिपा हुआ है इसका मीनिंग। क्लोज मतलब क्या होता है, एकदम नज़दीक, और सेफ मतलब बचना। तो क्लोज सेफ मतलब बाल बाल बचना, ठीक है। तो बाल बाल बचना। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। नैरो स्केप मतलब एकदम थोड़ा सा से बचना, एकदम स्केप मतलब था बचना, और नैरो मतलब एकदम संकीर्ण, एकदम छोटे से मार्जिन से बचना, ठीक है। तो ये हो जाएगा नैरो स्केप यानी बाल बाल बचना। तो ये तो बिल्कुल सही हमारा आंसर। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। इसमें है बी में विक्ट्री, जीतना, ठीक है। जीत तो जीत तो होगा नहीं, बाल बाल बचना था ना। फिर डिफीट, डिफीट मतलब हराना, तो ये भी नहीं होगा। डाइवर्सन, डाइवर्सन मतलब क्या होता है, ये परिवर्तन, तो परिवर्तन भी बिल्कुल नहीं होगा। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नैरो स्केप, बाल बाल बचना। तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और धन्यवाद।